हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नाइन्थ, है ना। और क्लास नाइन्थ को अगर हम आपसे डिस्कस करें तो ये हमारा जो वीडियो सीरीज़ है, ये हमारा जो कोर्स है क्लास नाइन्थ का, ये उन बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है जो इस साल एट्थ पास करके नाइन्थ में एंटर कर रहे हैं। और नाइन्थ के साथ साथ वो बच्चे जो ओलंपियाड्स को टारगेट रखते हैं, ठीक है, ओलंपियाड्स को टारगेट रखते हैं और टेंथ में जाके जो एनटीएससी और ओलंपियाड्स दोनों को जो फेस करने वाले हैं, उन बच्चों को फोकस करके हमारा ये जो कोर्स है क्लास नाइन्थ के लिए बायोलॉजी का कोर्स है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से और चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे, कंटेंट को ध्यान में, जो कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और स्टार्ट करते हैं हम अपना नाइन्थ बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिसे हम कहते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जो भी सेल है, ये एक वर्ड बड़ा पावरफुल और बड़ा इम्पोर्टेंट जो ये वर्ड है, ये बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। तो सेल क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसके स्ट्रक्चर की अगर हम यूनिट की बात करेंगे कि भाई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर एक्चुअली किसका बना हुआ है, जैसे हम बात करेंगे स्किन की, मसल्स की, बोन की, ब्लड की, ये सब मिलके हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जब हम इनके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखेंगे, यानी बोन के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को, मसल्स के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को, तो हमें दिखाई देगा कि इनकी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मिलकर ये बोन बनाते हैं, ब्लड बनाते हैं, स्किन बनाते हैं, मसल्स बनाते हैं, और भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स बनाते हैं। उन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को सेल कहा जाता है, ठीक है। सो जितने भी फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म होते हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में परफॉर्म होती हैं, ये एक्चुअली बॉडी में तो होती हैं और बॉडी के साथ साथ बहुत छोटे लेवल पर, यानी सेल्स के लेवल पर होती हैं, ठीक है। और इसीलिए स्ट्रक्चर भी बना होता है सेल्स का, और जो फंक्शन होते हैं वो भी किस लेवल पे होते हैं, सेल्स के लेवल पे। और इसीलिए सेल्स को डिफाइन करते हैं, दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सो हाउ वी विल डिफाइन इट? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी और लाइफ, ठीक है। बॉडी की स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट हम इसको कहते हैं। अब जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हम इसे कह रहे हैं, तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी यूनिट, वो भी सेल का बना हुआ है, जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं वो भी सेल में होते हैं। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को एक साथ कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। क्या कहा जाता है? फंडामेंटल यूनिट। और फंडामेंटल यूनिट से क्या मतलब हो जाता है? इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसलिए कहा जाता है सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल का मतलब बेसिक, सबसे स्मॉलेस्ट, यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों है, जिसे एक साथ फंडामेंटल कह रहे हैं। अब ये सेल जो है एग्जिस्टेंस में कैसे आया, हाउ दिस सेल केम इन एग्जिस्टेंस? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक्स। ये बात है 1665 की, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से सुनना। रॉबर्ट हुक्स 1665 में ये कॉर्क स्लाइस को स्टडी कर रहे थे। कॉर्क
स्लाइस को स्टडी कर रहे थे। कॉर्क स्लाइस जो कि प्लांट्स का पार्ट है कॉर्क, और उसी की स्लाइस को स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने जब इसको स्टडी किया कॉर्क स्लाइस को, तो इसमें इन्हें मिला क्या, हेक्सागोनल कंपार्टमेंट मिले, एम्प्टी हेक्सागोनल कंपार्टमेंट। ठीक है, एम्प्टी हेक्सागोनल कंपार्टमेंट मिले, एम्प्टी बॉक्सेस। और ये बॉक्सेस को जब इन्होंने देखा तो इन्हें लगा कि यार ये बॉक्सेस ऐसे दिख रहे हैं जैसे जेलों में, प्रिजन्स में जो रूम होते हैं जिसमें प्रिजनर्स को रखा जाता है, जेल में जिन रूमों में, जिन कमरों में कैदियों को रखा जाता है, ऐसे ही छोटे छोटे बॉक्सेस लाइक वो रूम होते हैं, और उन्हें कहा जाता है सेल। ठीक है, और यहाँ से उन्होंने भी इसे नाम दिया सेल, इन बॉक्सेस को नाम दिया सेल। सो कॉर्क स्लाइस में जो बॉक्सेस दिख रहे थे उन बॉक्सेस को इन्होंने नाम दिया सेल। और इसके बारे में उन्होंने अपनी एक बुक में भी लिखा था। ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन, अपना ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा था जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। ठीक है, माइक्रोग्राफिया में रॉबर्ट हुक्स ने अपने इस ऑब्जर्वेशन के बारे में लिखा है। जब हम इनके ऑब्जर्वेशन को स्टडी करें, ठीक है, तो हम बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल का क्रेडिट किसको जाता है, रॉबर्ट हुक्स को। किसका क्रेडिट, डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल का जो क्रेडिट जाता है वो रॉबर्ट हुक्स को जाता है। लेकिन जब हम इनको थोड़ा सा और स्टडी किया तो पता चला कि ये जो बॉक्सेस थे, दीज आर डेड सेल्स। जो बॉक्सेस थे इनमें कोई भी लिविंग पार्ट प्रेजेंट नहीं था, और सेल का जो लिविंग पार्ट होता है, जो हर लिविंग सेल में पाया जाता है, उस लिविंग पार्ट को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सो द लिविंग पार्ट ऑफ सेल इज टर्म्ड एज प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट नहीं था। तो हम बात करते हैं लिविंग पार्ट ऑफ सेल को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। हम डिफाइन करेंगे इसको, क्या होता है एग्जैक्टली प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट नहीं था। तो इन्होंने एग्जैक्टली जो सेल डिस्कवर की थी वो कौन सी सेल थी, डेड सेल थी। ठीक है, और डेड सेल क्यों होती है, क्योंकि उसमें लिविंग पार्ट प्रेजेंट नहीं था। और जो हेक्सागोनल कंपार्टमेंट इन्होंने डिस्कवर किए थे, जिसको इन्होंने बोला कि ये सेल है, दीज हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स आर बेसिकली फ्रेम ऑफ सेल। ये सेल का फ्रेम है, एंड दे आर सेल वॉल। ये क्या है, सेल वॉल है। सो रॉबर्ट हुक्स ने, जिनको क्रेडिट जाता है सेल की डिस्कवरी का, हमने काफ़ी पढ़ा हुआ है। 1665 में उन्होंने अपनी एक बुक लिखी माइक्रोग्राफिया। कॉर्क स्लाइस में उन्होंने हेक्सागोनल कंपार्टमेंट को डिस्कवर किया, जिसे उन्हें बॉक्सेस को सेल नाम दिया। और बाद में हमें पता चला कि दीज आर एक्चुअली डेड सेल्स, जिनमें कोई भी लिविंग पार्ट या प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है। सो एग्जैक्टली जो क्रेडिट जाना चाहिए रॉबर्ट हुक्स को, वो किसका जाना चाहिए, डेड सेल की डिस्कवरी का, या हम बोलें सेल वॉल की डिस्कवरी का। ठीक है, तो ये सबसे शुरुआती, सबसे स्टार्टिंग फेज था किसका, जो है सेल की डिस्कवरी का। तो इन्हें जो एग्जैक्टली डिस्कवरी का क्रेडिट जाना चाहिए वो किसका, डेड सेल और सेल वॉल। ये 2 पॉइंट है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे तो भाई लिविंग सेल किसने डिस्कवर करी। सो फर्स्ट लिविंग सेल was discovered by Antony von Leeuwenhoek. एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, और ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, आपको याद होगा, अगर नहीं मालूम है तो ध्यान में रख लो, जिन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया। जो माइक्रोस्कोप हम आज बायोलैब में या पैथोलॉजी लैब में यूज़ करते हैं, ये उन्हीं के बनाए हुए माइक्रोस्कोप पर बेस्ड है। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक was the scientist who invented microscope. तो इन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्हें जो है बैक्टीरिया दिखे। ठीक है, कोकाई बैक्टीरिया दिखे,
कोकाई बैक्टीरिया दिखे और उन बैक्टीरिया को इन्होंने बोला कि ये जो है लिविंग सेल है। और वो पहली लिविंग सेल जो डिस्कवर हुई, किसने डिस्कवर करी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। ठीक है, फिर आगे अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्शाउ। रुडोल्फ वर्शाउ ये हालांकि बाद में आए थे, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट को हम पहले से समझने की कोशिश करते हैं। रुडोल्फ वर्शाउ ने बताया किसके बारे में कि भाई सेल आई कहाँ से, फ्रॉम वेयर द सेल केम फ्रॉम। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया अपनी लैंग्वेज में, ओमनिस सेलुला सेलुला ए सेलुलैक। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेलुला ए सेलुलैक। मतलब क्या होगा इसका? इसका मतलब निकला कि एवरी सेल डिराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। एवरी सेल डिराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। एवरी सेल डिराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अगर रुडोल्फ वर्शाउ के स्टेटमेंट पर गौर करें, थोड़ा इसको ध्यान से देखें, सो हमें क्या पता चलेगा कि कोई भी सेल कहाँ से आई है? उससे पहले पाई जाने वाली सेल से। और वो कहाँ से आई है? उससे पहले पाई जाने वाली सेल से। यानी सपोज करें, ठीक ये उसी तरह है, कोई पूछे पहले मुर्गी आया कि अंडा, सो मुर्गी कहाँ से आई? अंडे से। अंडा कहाँ से आया? मुर्गी से। मुर्गी कहाँ से आई? अंडे से। ऐसा ही सीक्वेंस। तो सबसे पहले कौन आया ये नहीं पता चले। तो वैसे ही रुडोल्फ वर्शाउ का भी जो स्टेटमेंट है वो ये तो बता रहा है कि कोई सेल कहाँ से आती है, लेकिन ये नहीं बता पाया कि जो पहली सेल अर्थ पे डेवलप हुई थी या अर्थ पे आई थी वो कैसे डेवलप हुई, वो कहाँ से आई, इसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं था। इन्होंने केवल कंटिन्यूटी ऑफ सेल, जनरेशन की कंटिन्यूटी की बात करी थी। ठीक है, सो हर सेल कहाँ से आती है? अपने से पहले पाई जाने वाली सेल से। वो कहाँ से? उससे पहले। अच्छा, लेकिन इससे एक पॉइंट निकल के आया। एक पॉइंट क्या निकल के आया, सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं ये हमारी बॉडी में एक सेल है। आज प्रेजेंट डे हम बात करते हैं, प्रेजेंट डे जो हमारा आज का दिन है, प्रेजेंट डे, ये हमारी बॉडी में एक सेल है। ये सेल कहाँ से आई है? इससे पहले जो सेल डिवाइड हुई उसमें डिवीजन से ये सेल बनी। वो कहाँ से बनी? उससे पहले जो सेल डिवीजन। अब ऐसा ये डिवीजन होते 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 मान लेते हैं जो सबसे पहली सेल, द फर्स्ट सेल जो अर्थ पे बनी थी, उस तक हम पहुंच जाते हैं। फर्स्ट सेल ऑन अर्थ, जो फर्स्ट सेल अर्थ पे बनी थी, हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि उसी में डिवीज़न से सारी सेल्स बनी, उसी में डिवीज़न से सारी तरह की सेल्स बनी। और आज भी जो सेल्स पाई जाती हैं वो उसी फर्स्ट सेल के वंशज हैं। ठीक है, उसी की फर्स्ट सेल के वंशज हैं, उसी में डिवीज़न से आज की ये सेल्स बनी है जो आज प्रेजेंट है। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से, उम्मीद है। ठीक है, अब अगर हम इस बात पे गौर करें कि भाई जो सबसे पहले अर्थ पे सेल बनी थी उसी में डिवीज़न होता गया और डिवीज़न बना, और जो सेल्स बनी उनमें और डिवीज़न हुआ, फिर जो सेल्स बनी उनमें और डिवीज़न हुआ, और ये डिवीज़न होते 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 आज प्रेजेंट डे की सिचुएशन पहुंची है जो इतने सारे अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे पाए जाते हैं और इतनी अलग अलग तरह की लिविंग सेल्स अर्थ पे पाई जाती हैं। ये सब वहीं से आया। तो अगर हम इनकी बातों को माने, सो क्या हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि आज जो प्रेजेंट डे की सेल है इसमें कुछ न कुछ पार्ट उस पहली सेल का प्रेजेंट होगा? छोटे से छोटा पार्ट हो सकता है कोई लिपिड मॉलिक्यूल हो, या कोई डीएनए का मॉलिक्यूल हो, कोई माइटोकॉन्ड्रिया हो, कुछ भी ऐसा छोटे से छोटा सेल का पार्ट हो सकता है उस पहली सेल का आज भी किसी न किसी सेल में अलाइव हो। ऐसा एकदम हो सकता है। बस
इसी जो कॉन्सेप्ट था एवरी सेल डिराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, उसी से ये एक और कॉन्सेप्ट निकल के आया कि द फर्स्ट सेल दैट डेवलप ऑन अर्थ इज इमॉर्टल। जो पहली सेल अर्थ पे डेवलप हुई थी वो इमॉर्टल है, वो अमर है, उसको मारा नहीं जा सकता, क्योंकि उसी सेल का कुछ ना कुछ पार्ट, उसी प्रोटोप्लाज्म का कुछ ना कुछ पार्ट आज भी किसी न किसी सेल में, किसी न किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी न किसी फॉर्म में लिविंग है। तो स्टेटमेंट क्या आया कि द फर्स्ट सेल ऑन अर्थ, द फर्स्ट सेल ऑन अर्थ इज इमॉर्टल। जो फर्स्ट सेल अर्थ पे डेवलप हुई थी वो क्या थी? इमॉर्टल। ठीक है, फिर आते हैं सेल के बारे में, कुछ हम कंपोजिशन की बात करते हैं, इसके सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमने एक वर्ड बोला कि सर यहाँ पर एक वर्ड आता है, आपने बोला अभी प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। सो ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? इसकी कई सारी डिफिनीशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोटोप्लाज्म को कैसे हम डिफाइन करते हैं? इट इज़ द लिविंग पार्ट ऑफ सेल। सेल का जो लिविंग पार्ट होता है उसे एक डिफिनीशन में प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। सो द लिविंग पार्ट ऑफ सेल। एक और डिफिनीशन आई साइंटिस्ट की, थोड़ा सा वो इससे थोड़ी सी अलग है। तो अगर ये आए कि लिविंग पार्ट ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स नहीं है, ये बायो है, बायो में कॉन्सेप्ट्स थोड़े से वेरी कर सकते हैं। एक और जो डिफिनीशन आई वो आई कि सेल के अंदर, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो कुछ भी कंटेंट है दैट इज टर्म्ड एज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, सो द कंटेंट इनसाइड सेल इज टर्म्ड एज प्रोटोप्लाज्म। कंटेंट इनसाइड सेल मेम्ब्रेन, नॉट सेल, कंटेंट इनसाइड सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, और अगर इसी बात पे ध्यान दें तो एक मैथमेटिकल फार्मूला आता है कि अगर सेल में से हम सेल मेम्ब्रेन निकाल दें तो जो कुछ भी बचेगा वो क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप कोई ऑरेंज लीजिए, संतरा लीजिए, और उसका जो छिलका होता है उस छिलके को निकाल दीजिए। सपोज़ करिए वो ऑरेंज जो है एक सेल है और उसका जो छिलका है वो सेल मेम्ब्रेन है, पील जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। हमने पील को निकाल दिया, पील ऑफ कर दिया, छिलके को निकाल दिया, तो अब जो बचा है दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला डिफाइन करता है सेल माइनस सेल मेम्ब्रेन इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसी से और भी कई डिफिनीशंस निकल के आती हैं। तो सेल माइनस सेल मेम्ब्रेन इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। सेल में से अगर सेल मेम्ब्रेन निकाल दो तो जो कुछ भी बचेगा वो क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसी वर्ड आता है, व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म डिफाइन करने को है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? द कंटेंट इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। द कंटेंट इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर एक उल्टा वर्ड आ जाता है, उल्टा एक डेरिवेशन आ जाता है। जैसे यहाँ पर इसका अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस माइनस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है?
न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर एक टर्म आ जाता, अभी हमने देखा कि सेल माइनस सेल मेम्ब्रेन इज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अगर न्यूक्लियोप्लाज्म में हम उल्टा चलें, न्यूक्लियोप्लाज्म में हम सेल मेम्ब्रेन को ऐड कर दें, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, तो ये क्या होना चाहिए? सेल। लेकिन इसे टेक्निकली बायोलॉजिकली एक वर्ड दिया गया है, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट। सो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन इज प्रोटोप्लास्ट। फिर एक और टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? द फ्लूइड पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग वेरियस सेल ऑर्गेनल। प्रोटोप्लाज्म का फ्लूइड पार्ट जिसमें सभी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उन्हें साइटोप्लाज्म कहते हैं। फ्लूइड पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म containing cell organelles. Fluid part of protoplasm containing cell organelles is termed as cytoplasm. उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और अगर हम साइटोप्लाज्म में से सारे सेल ऑर्गेनल्स को निकाल दें तो केवल फ्लूइड बचेगा, एंड दैट फ्लूइड इज टर्म्ड एज साइटोसॉल। सो साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनल, तो क्या बचेगा? साइटोसॉल। यानी जो फ्लूइड पार्ट है। सेल ऑर्गेनल क्या है? न्यूमरस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स या न्यूमरस स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन सेल एंड इन प्रोटोप्लाज्म दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ऐसे न्यूमरस स्ट्रक्चर्स जो सेल या प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम सेल ऑर्गेनल कहते हैं। आगे हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक और वर्ड आता है हेलोप्लाज्म। हेलोप्लाज्म क्या है? जो साइटोसॉल है यानी फ्लूइड पार्ट है, उस फ्लूइड पार्ट में जो कलरलेस कंटेंट है, द कलरलेस पार्ट ऑफ साइटोसॉल इज नोन एज हेलोप्लाज्म। The colorless part of cytosol is हेलोप्लाज्म। ठीक है, ये सिचुएशन है किसकी? सेल के और साइटोप्लाज्म के, प्रोटोप्लाज्म के अलग अलग कंपोनेंट्स की। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम कब किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम जब प्रोटोप्लाज्म बोलें तो उसमें क्या होना चाहिए, जब साइटोप्लाज्म बोले तो उसमें क्या होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको समझ में आए। नेक्स्ट अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो दो साइंटिस्ट आए, एक स्क्लेडन और एक श्वान। ठीक है, और इन दोनों ने सेल को लेकर एक कॉन्सेप्ट दिया, कुछ पॉइंट्स कहे, और उन पॉइंट्स को हम सेल थियरी कहते हैं। ठीक है, सो स्क्लेडन एंड श्वान proposed cell theory। एक्चुअली स्क्लेडन जो है, इनको क्रेडिट दिया जाता है प्लांट सेल की डिस्कवरी का, और श्वान को क्रेडिट दिया जाता है एनिमल सेल की डिस्कवरी का। सो स्क्लेडन डिस्कवरी ऑफ plant cell and Schwann discovery of animal cell। ये दो साइंटिस्ट थे और इन्होंने अपनी डिस्कवरी का क्रेडिट देने के लिए, इनको इनकी डिस्कवरी का, इनके एफर्ट का क्रेडिट देने के लिए, अगर हम प्लांट्स में बात करें,
सो वन ऑफ द प्लांट सेल ऑफ वेस्कुलर बंडल की एक प्लांट सेल है जिसको नाम हम स्क्लेराइड्स बोलते हैं, ठीक है। और श्वान को क्रेडिट देने के लिए नर्व सेल में, आपको याद होगा नर्व सेल का जो एक्सॉन पार्ट होता है हम आगे टिश्यू में डिस्कस करेंगे। सो नर्व सेल में जो एक्सॉन पार्ट, उसके ऊपर जो है रैप्ड सेल्स पाई जाती हैं और उन सेल्स को श्वान सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड यहीं से आता है, स्क्लेरेन एंड श्वान से। इन्होंने सेल को लेकर कुछ कॉन्सेप्ट्स कहे और उस कॉन्सेप्ट को हम सेल थियरी कहते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए और इनके कॉन्सेप्ट को हम कैसे लेके चलेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाए, इनकी थियरी, इनके द्वारा दी गई थियरी को हम कैसे पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। तो इनके थियरी के पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है सेल थियरी, ठीक है। माइट भी मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना करेक्ट ना हो, कुछ लोग थियोरी बोलते हैं, कुछ लोग थियरी बोलते हैं। आई थिंक कि इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज़ थियरी। और इफ़ वी टॉक अबाउट सेल थियरी, तो इन्होंने कहा सबसे पहला कि एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट वन कंप्लीट सेल। एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म consist of at least one complete cell। कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनना है, तो उसमें कम से कम एक कंप्लीट सेल होनी चाहिए। वन कंप्लीट सेल से मेरा मतलब है 100% कंप्लीट। 100% मतलब पूरी तरह कंप्लीट। 99.99% है, अगर 0.01% वो नहीं है तो वो क्या है, सेल नहीं है। 100% कंप्लीट होना चाहिए। और इसी के लिए इसी से निकल के एक और स्टेटमेंट आता है, लेस देन अ कंप्लीट सेल विल नॉट टर्म्ड एज लिविंग। इसी से एक वर्ड निकल के आता है कि एक स्टेटमेंट आता है, लेस देन a complete cell will not termed as living। ये पहली जो सेल थियरी का पहला जो पॉइंट था उसका ये कंक्लूजन निकल के आता है। जो स्टेटमेंट था कि एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट एटलीस्ट वन कंप्लीट सेल। ऑफ नहीं होगा, कंसिस्ट ऑफ नहीं होगा, कंसिस्ट एटलीस्ट वन कंप्लीट सेल, ठीक है। फिर आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या, जो सेल की डेफिनेशन थी, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये तो स्टेटमेंट था। फिर बाद में इस थियरी को सपोर्ट किया किसके कॉन्सेप्ट ने, रूडोल्फ वर्चाउ के कॉन्सेप्ट ने। तो रूडोल्फ वर्चाउ का जो स्टेटमेंट था, ओमनिस सेलुला ए सेलुलैक, उसे भी बाद में इसमें सपोर्ट की तरह लिया गया कि एवरी सेल डिराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। Every cell derive from pre-existing cell। हर सेल कहाँ से आती है, अपने से पहले। तो यानी सेल थियरी बेसिकली प्रपोज किया था स्क्लेडन एंड शॉन ने, बाद में लेटर इट वाज सपोर्टेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रूडोल्फ वर्चाउ ऑल्सो। तो सेल थियरी का जो क्रेडिट है वो तीनों को जाता है, ठीक है। आई बात समझ में।
तो ये 3 पॉइंट थे और यही 3 पॉइंट एग्जाम में आते हैं, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इधर उधर घुमा के इन्हीं से क्वेश्चन आता है अगर सेल थियरी से क्वेश्चन आएगा तो सेल में से अगर सेल चैप्टर में से क्वेश्चन आता है तो उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि सेल थियरी से क्वेश्चन आए और ज़रूर आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखने। लेकिन सेल थियरी के कुछ लिमिटेशन है, यानी लिमिटेशन मतलब सभी थियरी, मतलब क्या होता है कि सेल थियरी दिया गया तो मतलब अनडाउटेडली ये सभी के ऊपर अप्लाई होना चाहिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो सेल थियरी को फॉलो नहीं करता, जिसे हम एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी बोल सकते हैं या लिमिटेशन ऑफ सेल थियरी बोल सकते हैं। सो इसका लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन है वायरसेस। वायरसेस क्यों लिमिटेशन है भाई? अगर हम वायरसेस के मॉलिक्यूलर उसके स्ट्रक्चर की बात करें, सो वायरसेस का स्ट्रक्चर 2 चीज़ों से बना होता है, एक उनका जेनेटिक मटेरियल और एक उनका प्रोटीन कोट। सो कोई भी मान लीजिए ये वायरस है तो ये उसका जेनेटिक मटेरियल होगा और उस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता हुआ उसका बाहर उसका प्रोटीन कोट होगा, और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? वायरस। ये जेनेटिक मटेरियल और ये प्रोटीन कोट। अब ये कुछ पॉइंट्स मैं आगे के यहाँ पर बोलूँगा, उसको ध्यान से सुनना कि जेनेटिक मटेरियल जो है दिस मे बी डीएनए और आरएनए, दिस मे बी डीएनए और आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसी के बेस पर वायरस भी 2 तरह के हो जाते हैं, डीएनए वायरस एंड आरएनए वायरस। ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए का बना है और ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए का बना है। और दूसरा इसमें प्रोटीन कोट पाया जाता है। अब जैसा जेनेटिक मटेरियल होता है वही डिटरमाइन करता है कि प्रोटीन कोट कैसा बनेगा। सो इट इज़ ऑल्सो स्पेसिफिक फॉर एवरी वायरस। हर वायरस, हर अलग अलग तरह के वायरस के लिए उसका प्रोटीन कोड क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। तभी जो है अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो उस वायरस के प्रोटीन कोड को न्यूट्रलाइज करती हैं या उसे डिकोड करती हैं। अब यहाँ पर आज के समय से एक रिलेटेड बड़ा स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट आता है कि इसमें कोई प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसे लिविंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट शो ओनली कैरेक्टर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इट्स नंबर व्हेन इट इज इनसाइड होस्ट सेल। सो लिविंग होने का केवल एक कैरेक्टर इसमें दिखाई देता है जिसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, यानी अपने नंबर को बढ़ाना, रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना, और वो भी कब? व्हेन इट इज इनसाइड होस्ट सेल। या आप बोल सकते हैं एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इट परफॉर्म फ्यू एक्टिविटीज, ठीक है, इट परफॉर्म फ्यू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लाइक लिविंग सेल। लाइक लिविंग सेल, ठीक है। तो ये आ जाता है अगर हम इस पे पॉइंट पे थोड़ा सा सोचें कि ये मल्टीप्लिकेशन कर रहा है लेकिन हमेशा नहीं करता, केवल कब करता है? जब ये होस्ट सेल के अंदर हो, यानी किसी लिविंग सेल के अंदर पहुंच जाता है तो उस सेल के पूरे एपरेटस को, उसके सिस्टम को यूज़ करता है और उस सेल को डिस्ट्रॉय करता है, अपना नंबर बढ़ाता है जिसे हम रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। होस्ट सेल के बाहर ये इनएक्टिव रहता है, क्रिस्टल्स या स्पोर के फॉर्म में पड़ा रहेगा, ठीक है। बाहर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो नहीं करता और प्रोटोप्लाज्म इसमें होता नहीं है। सो दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सो इट इज डिटरमाइंड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन living and non
लिविंग। ठीक है, तो ये हमें एक कनेक्टिंग लिंक मिलता है, यानी होस्ट सेल के बाहर ये नॉन लिविंग है, उसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है। होस्ट सेल के अंदर ये फ्यू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, जिसमें कि मल्टीप्लिकेशन, अपने नंबर को इंक्रीज करना, और इसी को हम रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ टर्म्ड एज लिविंग। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, हमने बोला कि जिन वायरस में डीएनए होता है वो डीएनए वायरस होते हैं, जिनमें आरएनए होता है वो आरएनए वायरस होते हैं। जो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, डीएनए और आरएनए, तो डीएनए इज़ मच मोर स्टेबल देन आरएनए। आरएनए अनस्टेबल होता है, तो इसकी वजह से आरएनए में म्यूटेशन यानी चेंजेस बहुत तेज़ी से होते हैं, और इसीलिए जो डीएनए वायरस होते हैं उनमें म्यूटेशन बहुत स्लो आता है या नहीं आता है, और जो आरएनए वायरस होते हैं इनमें बहुत फास्ट म्यूटेशन आता है। ये अपने केमिकल पैटर्न को बहुत तेज़ी से चेंज करते हैं, और इसीलिए जितने भी आरएनए वायरसेस हैं ये बहुत ख़तरनाक हैं, जिसमें कि एचआईवी वायरस भी है। हम उसके लिए कोई भी एंटीबॉडी बनाते हैं, वो तुरंत अपने आप को म्यूटेट करके एक नए फॉर्म में आ जाता है। ऐसा ही ये कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस जो है आरएनए वायरस है। आरएनए कंपैरेटिवली अनस्टेबल होता है, इन हाईली एक्टिव होता है, और इसमें म्यूटेशन भी बहुत फास्ट होता है। इसीलिए हमें कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन्स आज के समय में और आगे भी आते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो हमें ज़रूरत है इस कोरोना वायरस से लड़ने की और इसकी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसको समझने की। ठीक है, तो उसकी आज यहाँ से शुरुआत होती है। आरएनए वायरस, सो आरएनए इज कंपैरेटिवली अनस्टेबल यानी लेस स्टेबल है, हाईली एक्टिव होता है, और इसमें फास्ट म्यूटेशन पाया जाता है, म्यूटेट फास्ट। तो नए नए स्ट्रेन इसके हमें म्यूटेशन से अपने स्ट्रक्चर में चेंज लाता है। बहुत बड़ा चेंज नहीं है, मतलब आ सकता है चेंज, लेकिन जनरली इसके जो स्ट्रेन बदलते हैं, फास्टली म्यूटेट करता है, तो नए नए चेंजेस, नए नए तरह का वायरस बनाता है। ठीक है, नए नए रूप का वायरस बनाता है, और इसीलिए इसके लिए कोई एक वैक्सीन बना पाना, किसी एक तरह से इसका ट्रीटमेंट करवाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारे सेल के इस पार्ट में, जो हमारा पहला पार्ट था। उम्मीद है इसमें दी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए नॉलेजफुल रही, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम ओलंपियाड्स की बात करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस पार्ट 1। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम टाइप्स ऑफ सेल को डिस्कस करेंगे कि सेल कितने टाइप्स की होती हैं, उनमें क्या इंपॉर्टेंस होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कब वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।